मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है ना। आपका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, आने वाला है। 22 से 28 फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। उसी को देखते हुए यहाँ पर आपके लिए बेहतर चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर सुबह ही चलाई जाती है, जिसमें आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी जीडी के जो एग्जाम बच्चों ने दिया उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू वहाँ से आए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें यहाँ पर की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्लास आपको मिस नहीं करना है। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आप तक जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसको विश्वसनीयता के साथ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। आप जुड़े रहें। तो आज है आपका 28 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उनको ज़रूर देखिए, ठीक है ना। और अपने नोट्स भी आप खुद बनाएं, ठीक है ना। सेल्फ नोट्स आप ज़रूर जो है बनाइएगा, क्योंकि वही आपकी हेल्प करेंगे लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम में रिवीजन से पहले, एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवाइज करते हैं तो वही चीज़ें आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प करती है। तो आज जो आपकी क्लास होगी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी कारणवश मुझे ऑफिस के वर्क की वजह से ही बाहर जाना पड़ा, जिसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैनेज करना है। हम जल्द ही लाइव होंगे, जल्द ही लाइव क्लास में मिलेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि लाइव क्लास नहीं है तो पता नहीं किस तरह की चीज़ें हमें मिल जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रतिवर्ष डाटा प्रोटेक्शन डे किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे डाटा प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 28 जनवरी, 29 जनवरी, 27 जनवरी या 25 जनवरी। यानी डाटा प्रोटेक्शन, जो आपका डाटा है इसकी सुरक्षा के लिए जो प्रति वर्ष हम डाटा प्रोटेक्शन डे मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 28 जनवरी में। कब? 28 जनवरी में इसको मनाते हैं। जनवरी माह में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज इस बार रहे हैं। अगर मैं मोस्टली इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो 9 जनवरी हमने प्रवासी दिवस मनाया, 13 जनवरी में हमने 12 जनवरी में हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, 15 जनवरी में हमने जो भारतीय सेना दिवस मनाया है। अगर बात की जाए 23 जनवरी, 24 जनवरी, ठीक है ना, 25 जनवरी, 26 जनवरी, ये सारे ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं। 23 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो पराक्रम दिवस हमने मनाया है। साथ ही साथ हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी 126वीं जयंती वहाँ पर हमने आयोजित की है। उसका जो है प्रोग्राम यहाँ पर देखा गया विभिन्न हमारे राज्यों के द्वारा, ठीक है ना। 24 जनवरी में हमने क्या मनाया? 24 जनवरी में हमने राष्ट्रीय दिवस मनाया है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में, चीज़ें आपको पता होगा, आपने जरूर उसको देखा होगा। इसके बाद 25 जनवरी की अगर बात करें तो हमने 13वां अपना चुनाव या मतदाता दिवस आप उसको कह सकते हैं, हमने मनाया 26 जनवरी में। आप बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं, कोई गुंजाइश उसमें ऐसी नहीं है कि आप ना जानते हो। गणतंत्र दिवस के रूप में हमने अपना 74वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया है। और आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा अपना 74वां स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट किया गया, इसको भी आप वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस हमने मनाया। 27 जनवरी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमने परले, जो अंतर्राष्ट्रीय परले दिवस है, परले से जागरूकता का फैलाने के लिए हमने ये बनाया है। और आज है आपका 28 जनवरी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन डे। तो ये 28 जनवरी में मनाया जाता है। कब? 28 जनवरी में हम इसको मनाते हैं। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में उपयुक्त प्रतिमा की पहचान शिक्षाविदों संगठनों के जुड़ाव के लिए सेना रक्षण क्षेत्रम 2.0
साइबर थ्रेट सेमिनार वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से युद्ध की जो परिस्थितियां बदली हैं, ठीक है ना, युद्ध का जो ट्रेंड बदला है। पहले आपने देखा होगा पहले किस तरह से युद्ध हुआ करता था, ठीक है ना, मैन टू मैन युद्ध हुआ करता था। फिर बाद में चलकर कुछ आधुनिक हथियार वहां पर आए, फिर परमाणु बम जैसे विस्फोट वहां पर आए। लेकिन अगर एक अब देखा जाए तो साइबर क्राइम भी एक युद्ध की श्रेणी में ही आता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है मैन कैजुअलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको एक युद्ध के श्रेणी में हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से आजकल डाटा को लेकर या दूसरे देशों के जो खुफिया तंत्र आप कह सकते हैं, एजेंसी आप कह सकते हैं, इनमें सेंध लगाने का जो काम किया जाता है, उसी को देखते हुए भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर रक्षण क्षेत्रम 2.0 साइबर थ्रेट सेमिनार वर्कशॉप का आयोजन किया कि किस प्रकार से हम इसको जो है मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम साइबर सुरक्षा से अपने आप को बचा सकते हैं, साइबर सुरक्षा को देखते हुए जो ये थ्रेट्स होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर एक सेमिनार किया गया हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा, जो कहाँ पर हुआ, ये हिमाचल प्रदेश शिमला में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश शिमला में इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, अगर मैं भारतीय सेना की बात करूं तो ध्यान रखेंगे हमारे जो भारतीय सेना अध्यक्ष हैं, ये कौन है? ये हैं आपके मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 15 जनवरी को हम स्नेह सेना दिवस मनाया, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। कौन सा? 15 जनवरी को हमने सेना दिवस मनाया है और हमारे अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में अडानी ग्रुप ने हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रैक के लिए अशोक लेलैंड व किस वाहन कंपनी के साथ समझौता किया है? जो अभी हमारा टाटा ग्रुप है, ठीक है ना, सॉरी, अडानी जो ग्रुप है हमारा, इसने अभी हाइड्रोजन संचालित जो ट्रक खनन होते हैं, ट्रक खनन का मतलब ये है, यहाँ पर आपने देखा होगा जो खदानें हैं वहां से जो ओवरलोडिंग चीजें होती हैं, भारी भरकम जो वहां से चीजें निकाली जाती हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार के ट्रकों का वहां पर यूज किया जाता है। तो उसके संचालन को रोकने के लिए, या आप कह सकते हैं पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए, पेट्रोल पर जो हमारा आधार है उसको कम करने के लिए हम हाइड्रोजन पर अब डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए हाइड्रोजन संचालित जो ट्रक है इसका जो है, इसको बनाने के लिए अभी हमने समझौता किया है। किसके साथ किया है? एक तो अशोक लीलैंड कंपनी है जो ट्रक वगैरह बनाती है, आपने देखा भी होगा। एक कंपनी है ब्लाड, ठीक है ना, एक कंपनी है ब्लाड, इसके साथ समझौता किया है, ठीक है ना, इसके साथ हमने समझौता किया है हाइड्रोजन को अगर देखा जाए। दूसरा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोजन से संचालित भारत की पहली कौन सी ऐसी ट्रेन होगी जो यूनेस्को के में लिस्टेड विरासत स्थल पर चलाई जाएगी? यानी कि भारत का वो कौन सा विरासत स्थल है जहाँ पर हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन का वहां पर क्या किया जाएगा, उसकी शुरुआत वहां पर की जाएगी। तो आपने देखा होगा शिमला कालका ट्रैक, आपने सुना होगा, ये हमारा विश्व विरासत स्थल है शिमला कालका ट्रैक। यहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को चलाया जाएगा। ये भारत की पहली ट्रेन होगी जो किसी विश्व विरासत स्थल पर चलेगी, पहली ट्रेन है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। अडानी ग्रुप की अगर बात की जाए, अडानी ग्रुप के जो हेड हैं या इसके जो संस्थापक आप कह सकते हैं, इसके मालिक आप कह सकते हैं, गौतम अडानी, जो दुनिया के पहले नंबर पर अगर बात करें तो एलन मस्क हुआ करते हैं, लेकिन अब उनको जो है पछाड़ दिया गया। ये भारत के पहले और दुनिया के तीसरे जो है सबसे धनी व्यक्ति हैं। भारत के पहले हैं और दुनिया के तीसरे। भारत में इनकी रैंक थर्ड है, फर्स्ट है सॉरी, और दुनिया की अगर बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पर है। एक बार बच्चे बताएंगे पहले नंबर पर कौन है, क्योंकि आपको मैंने बताया था दूसरे नंबर पर अब जो है एलन मस्क आ चुके हैं। पहले नंबर पर कौन है? एलन मस्क पहले नंबर पर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपना पहला मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट कहां पर स्थापित किया है? जो मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट है यूरोपीय संघ का, ये मैं पूरे संघ की बात कर रहा हूं जिसमें 27 सदस्य यहां पर शामिल हैं। तो इन्होंने एक कहां पर लॉन्च किया? रिसेंटली वेयर हैज द यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट? तो ये स्वीडन में इन्होंने लॉन्च किया है। कहां पर? स्वीडन में इन्होंने यहाँ पर इसको
लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए ना। और यूरोपीय संघ की अगर बात की जाए तो टोटल कंट्री आप ध्यान रखिएगा, इसमें 27 टोटल यहाँ पर कंट्री है, और इन्होंने अपना लॉन्च पैड स्वीडन, जो कि एक यूरोपीय देश है, कैसा है, एक यूरोपीय देश है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 13वीं सभा की अध्यक्षता, ये अध्यक्षता है, ये किसके द्वारा की जाएगी, किसने की या किसके द्वारा ये की जाएगी, तो ध्यान रखेंगे भारत है, यूएई है, चीन है, मिस्र है। रिसेंटली हु हैज प्रेसिडेंटेड ओवर द थर्ड मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ एजेंसी, इंडिया, यूएई, चाइना या इजिप्ट। तो ध्यान रखना, इस बार इसकी जो 13वीं महासभा होगी, 13वें नंबर की महासभा की जो अध्यक्षता करेगा, ये भारत करेगा। कौन करेगा? इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, भारत HCO की अध्यक्षता करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी? HCO, संघाई कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी अध्यक्षता भारत ही करेगा। मिस्र की अगर हम बात की जाए तो COP27 यहाँ पर हुआ था। कौन सा? COP27 यहाँ पर आयोजित किया गया था, जो कि शर्म अल शेख में हुआ था। कहाँ पर? शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया था, अगर आपके ध्यान हो। और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये भारत के राजकीय मेहमान होंगे हमारे गणतंत्र दिवस पर, जो 26 जनवरी में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर हमारे क्या होंगे? राजकीय मेहमान ये होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते किस देश के राष्ट्रपति क्वेन जुआन फुक ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में इनको संलिप्त देखा गया, माना गया। अभी प्रक्रियाएं पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने फिर भी पहले ही अपना इस्तीफा वहां पर सौंप दिया है। तो ये किस देश के हैं? वियतनाम के, न्यूजीलैंड के, नेपाल के, पाकिस्तान के, ठीक है ना। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री ग्वेन जुआन फूके हैज रिजाइंड ड्यू टू एलिगेशन ऑफ करप्शन। एलिगेशन इन पर लगाए गए, आरोप लगाए गए करप्शन के। तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाने के कारण अभी इनको जो है इस्तीफा इन्होंने दिया है। दूसरा, न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं जकिंडा आर्डन। जकिंडा आर्डन, इन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की है, और इनका मानना है कि जो है अपना ज़्यादा समय, अपना टाइम जो है अपनी फैमिली को देना चाहती हैं, तो इसलिए इन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। बच्चे आपको कमेंट में बताना है, आज का आपका होमवर्क है कि जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री होंगे, न्यू PM होंगे, इनका नाम क्या है। मैंने आपको शायद बताया था, क्रिप्स करके उनका नाम था। हिंट मैं आपको देता हूँ, क्रिप्स हिप्किस, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर लिखना उसको, ठीक है। सभी बच्चे लिखेंगे, जिसको नहीं पता उससे और भी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये जो है उन्होंने इस्तीफे की अपने त्याग पत्र की घोषणा यहाँ पर की है। नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आरिफ अलवी। आरिफ अलवी यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अफ्रीका महाद्वीप के सत्तारूढ़ पार्टी के 5 सदस्यीय दल ने भारत का दौरा किया है? सोमालिया है, तंजानिया है, जिम्बाब्वे है, इनमें से कोई नहीं। सोमालिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, ये सभी अफ्रीकन कंट्री हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके 3 देश हैं। 3 में से आपको बताना है ये किस देश के 5 सदस्यीय दल है जो भारत के दौरे पर आए हैं। ये बीजेपी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसके आमंत्रण पर भारत में आए हैं। वो यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है किस प्रकार से चलती है, हमारी जो संसदीय बैठकें होती हैं, संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से ये रन होती हैं, उसको देखने के लिए तंजानिया के 5 सदस्यीय दल भारत आया है, ठीक है ना। कौन सा? 5 सदस्यीय दल भारत आया है, ध्यान रखिएगा।
और ये किसके, बीजेपी के आमंत्रण पर आया है। बीजेपी पार्टी जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है, इन्हीं ने इसको आमंत्रण किया है, इन्हीं के आमंत्रण पर ये भारत आया है। चीजें क्लियर हुई या नहीं एक बार बताएंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में जूली टर्नर को विशेष दूत नियुक्त किया है। अब यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने विशेष दूत नियुक्त किया गया है किसको, जूली टर्नर को। नाम नहीं भूलेंगे, इनका नाम है जूली टर्नर, और इनको किस देश में, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन या पाकिस्तान। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हुए कि राष्ट्रपति जो है अमेरिका के जो बाइडन है, इन्होंने एज अपॉइंट जूली टर्नर हैज स्पेशल इनोवेट टू विच कंट्री, जो स्पेशल विशेष दूत नियुक्त किया, ये दक्षिण कोरिया में इनको नियुक्त किया है, ठीक है ना, सॉरी उत्तर कोरिया में, ठीक है ना। कहां पर, उत्तर कोरिया में इनको विशेष रूप से नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर कोरिया में इनको विशेष रूप से नियुक्त करने का जो एक प्रावधान है, या आप कह सकते हैं क्यों किया गया, इनका मानना है कि यहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है, उसकी जांच के लिए, उसकी देख रेख के लिए कि किस प्रकार की चीजें वहां पर चल रही है, मानवों का जो अधिकार है उनका उल्लंघन किस हद तक है, क्यों है, रीजन क्या है, और उस पर हम जो है क्या कदम उठा सकते हैं, इसके लिए इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया। उत्तर कोरिया के बारे में आप सभी जानते हैं, प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो तानाशाह उनको कहा जाता है, किम जोंग उंग, वो भी आप ध्यान रखिएगा कौन है, किम जोंग उंग है। तो ये उत्तर कोरिया में अभी नियुक्त किया गया है। अगर हम यहीं पर बात करें, अफगानिस्तान में भी काफी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, यूएन के द्वारा भी वहाँ पर जो है कई मिशंस वगैरह चलाए गए हैं, महिलाओं के लिए भी चलाए गए हैं, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों का हनन वहाँ सबसे ज़्यादा वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के अधिकारों का हनन है वो अफगानिस्तान में है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को पाबंदी दे दी गई है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, वो मॉल में नहीं जा सकते, वो थिएटर में नहीं जा सकते, किसी खेल में, स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं वो वहाँ पर शामिल हो सकते। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कर दी गई हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने किस राज्य में 6800 करोड़ रुपए की लागत से 550 किलोमीटर की लंबाई वाली कितने राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, इनका नाम है नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी इनका नाम है। 6800 करोड़ रुपए की इन्होंने योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, ठीक है ना। की लंबाई वाली कितनी परियोजनाओं को उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 8 परियोजनाएं हैं। कितनी है, ये 8 परियोजनाएं हैं, और इनको मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया है, इनका उद्घाटन किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, टोटल 8 परियोजनाएं हैं, और मध्य प्रदेश में इनका यहाँ पर इन्होंने उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल यहाँ के हैं मगन भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर अभी प्रवासी दिवस मनाया गया है, जो आपका इंदौर शहर है वहां पर प्रवासी दिवस मनाया गया, अगर आपके ध्यान हो, ठीक है ना। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अभी जो है भोपाल में, ठीक है ना, भोपाल में अभी एक G20 समिट हुई थी। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि वो समिट कौन सी वहां पर आयोजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ये थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, 550 नहीं, हाल ही में 5 दिवसीय, इसको नहीं है, ठीक है ना। 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान रखिएगा, 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाएगा ये मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पर, मुंबई में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये मुंबई में 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है। दूसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे एक भारतीय मूवी है, उसका एक गाना है नाटो नाटो, उसको ऑस्कर के
ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो मिला ऑस्कर का, ये किसको मिला? ये नाटो नाटो गाना है जो RRR मूवी का है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हमारा जो IFI अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में इसके 53वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की पहली पर्यावरणीय और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की बैठक जो 9 से 11 फरवरी के बीच होगी, ये किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? अ, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान रखेंगे, G20 पर्यावरणीय और जलवायु नियंत्रणता कार्य समूह की जो बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा, ये कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? कर्नाटक, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। G20 की अगर हम बात करें तो G20 की जो शेरपा मीटिंग हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? शेरपा मीटिंग हुई थी आपकी उदयपुर में, ठीक है ना। वित्तीय समावेशन जो मीटिंग हुई, ये कहाँ पर हुई? वित्तीय समावेशन जो मीटिंग हुई, ये आपको ध्यान रखना है, ये हुई है आपके कलकत्ता में, ठीक है ना। और अभी आपकी जो जलवायु और पर्यावरण से संबंधित मीटिंग है, इन्वायरमेंट और आपकी जो है क्लाइमेट चेंज, ये मीटिंग जो हुई, ये कहाँ पर होगी? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यही यार हम बात करते हैं G20 की। जो G20 है, इसकी अध्यक्षता भारत को 1 दिसंबर 2022 में मिली थी, ठीक है ना। 2022 वाली जो अध्यक्षता की, ये किसने की? इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? इंडोनेशिया ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक किसे बनाया गया है? जो 2023 के शूटिंग प्रतियोगिता विश्व कप होगा, शूटिंग, ठीक है ना, शूटिंग विश्व कप का जो प्रशासक है, ये किसे बनाया गया? AK सीकरी को, नलिन नेगी को या सजीत शर्मा को? इनमें से कोई नहीं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 हैज बीन मेड फॉर्म, इसका जो प्रशासक नियुक्त किया गया, ये किसको किया गया? तो ये है AK सीकरी। कौन है? AK सीकरी को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 2025 तक हरित प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये कौन सा प्रदेश है जिसने भी कहा है कि हम 2025 तक अपने जो प्रदेश है, इसको क्या करेंगे? इसको हम हरित प्रदेश के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी ये जो फैसला लिया है, ये किसने लिया है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या बिहार। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज सेट ए टारगेट ऑफ मेकिंग द स्टेट ए ग्रीन स्टेट बाय 2025। तो हिमाचल प्रदेश ने ये अभी जो है टारगेट अचीव करने के लिए अपना टारगेट रखा है, 2025 तक हम हिमाचल प्रदेश को हरित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर देंगे। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर चुनाव हुए थे, चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को यहाँ पर शिकस्त देते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो है अपनी यहाँ मुख्यमंत्री बनाए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं, वो है आपके विश्वनाथ अकेलकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अकेलकर यहाँ के राज्यपाल होने वाले हैं। यहाँ की अगर कैपिटल यानी कि राजधानी की हम बात करते हैं तो शिमला यहाँ की राजधानी है, दूसरी राजधानी यहाँ की धर्मशाला है। ड्रोन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने इसको टारगेट रखा है 2025 तक हम क्या करेंगे? 2025 तक हम इसको जो है हरित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना ये किस राज्य सरकार की है? ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ही योजना है, जो पहले जयराम ठाकुर की यहाँ पर सरकार हुआ करती थी। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रभा आत्रे को, अमित पंघाल को, पंघाल ये पंघाल है, ठीक है ना, अमित पंघाल को, गीतांजलि श्री को
या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया, ये डॉक्टर प्रभा आत्रे को सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर प्रभा आत्रे को ये सम्मानित किया गया, आप ध्यान रखिएगा। अमित पंघाल ये एक बॉक्सर हैं, ठीक है ना। गीतांजलि श्री की अगर बात की जाए तो इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे? 2022 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी एक जो है अ, एक रचना है इनकी, टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड, इनके लिए इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो इसका आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो कौन है? प्रभा आत्रे। हाल ही में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बाजार पर व्यापार मेला, बाजरे पर व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया? यानी कि मोटा अनाज, इसको यूएन के द्वारा 2023 वर्ष को मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है, क्योंकि मोटे जो अनाज है इनका प्रचलन काफी कम हो चुका है। पहले समय में मोटा अनाज को जो प्रचलन था काफी था, ये काफी न्यूट्रेंट युक्त, एक पोषण युक्त अनाज होता है। तो लोगों को इसके और बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रति जागरूक करने के लिए 2023 को हमने क्या किया है? बाजरा वर्ष इसको घोषित किया है। तो बाजरा व्यापार मेले का जो आयोजन किया गया, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बेंगलुरु की अगर बात करें, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? ये भी बेंगलुरु में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1959 में, 69 में इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो बाजरे पर एक मार्केट या व्यापार आप मेला कह सकते हैं, कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है कहाँ पर? ये हुआ है कर्नाटक में। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, लाइव क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप उसको लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहां पर सेटिस्फाई उसका जरूर किया जाएगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन है कि बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ में है? द वर्ल्ड बीमर इज एसोसिएट विद द स्पोर्ट, विच स्पोर्ट? फुटबॉल के साथ में है, हॉकी के साथ में है, क्रिकेट के साथ में है, या शतरंज के साथ में है? जो बीमर शब्द है इसका उपयोग हम किस खेल में करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल का एक शब्द, सॉरी क्रिकेट का ये एक शब्द है बीमर, ठीक है ना। जो बाउंस बॉल होती है, जो डायरेक्ट बाउंस बॉल मारी जाती है उसको बीमर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, क्रिकेट से ये संबंधित है बीमर शब्द। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश इसके पुत्र ने इसके द्वारा मारा गया? अपने पुत्र के द्वारा ये मारा गया था। कहने का मतलब ये है कि इस शासक ने राज्य हड़पने के लिए, शासन पर बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी पिता की हत्या की। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इसने अपने पिता की हत्या की, उसी प्रकार से इस शासक के पुत्र ने इसकी हत्या की थी। तो इनमें से कौन सा वो शासक है? तो ध्यान रखिएगा, ये है अजातशत्रु, ठीक है ना। अजातशत्रु ने अपने पिता किसकी? बिंबिसार की जो है हत्या की थी, अगर आपके ध्यान हो, ठीक है ना। बिंबिसार की इसने हत्या की थी, ठीक है ना। और इसी के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। किसने? उदयन इसका पुत्र था, उसने भी इसकी हत्या की थी। और इसी के चलते अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता की उपाधि इसको दी गई है, क्योंकि इसने समय रहते, ठीक है ना, अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है ना, सिंहासन के लिए। तो इसीलिए इसको पितृहंता हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हर्यक वंश था जिसके ये संस्थापक थे, कौन? बिंबिसार, ये आपको ध्यान रखिए, ठीक है ना। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, इसके ये पहले जो है कह सकते हैं आप पहले संस्थापक थे या पहले इसके शासक हुए। आपको कमेंट में बताना है कि जो हर्यक वंश है इसके सबसे आखिरी शासक कौन थे, लास्ट शासक इसके कौन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? नगर पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं, ग्राम सभा है, या क्षेत्र पंचायतें हैं? जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसका उदाहरण क्या है? नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, या क्षेत्रीय पंचायत है? तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी ग्राम सभा होती है, ठीक है ना, जिसमें आपको प्रधानी चुनाव आप लड़ते हैं, मुखिया का चुनाव आप लड़ते हैं, सरपंची का चुनाव आप लड़ते हैं,
यहाँ पर डायरेक्ट आपको लोकतंत्र दिखाई देगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जब आप जो है शासन चुनने में, यानी कि आप जो है अपना शासक चुनने में उसमें स्वयं इन्वॉल्व होते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर उसको चुनते हैं, तो वो ही प्रत्यक्ष क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र उसको कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कितनी अवधि तक अपने पद पर काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र हमारा यूएनओ होता है, अगर सामान्यतः इसका कार्यकाल देखा जाए इसके महासचिव का, ठीक है ना, ये सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष के बाद ये अपने कार्यकाल पर कार्य नहीं करेगा। हो सकता है कि इसको और इसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, या जो नया आपका कार्यकाल है नए टर्म के लिए इसको नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अगर यूएनओ की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो सचिव हैं ये है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के एक निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक किसने किया है? ए एम फॉरेस्टर ने, नरेंद्र सी चौधरी ने, नीरज सी चौधरी ने, विक्रम सेठ ने, या एरिक सेगल ने? नीरज सी चौधरी है ये, ठीक है ना, नीरज सी चौधरी ने इस पुस्तक का लेखन किया है जिसका नाम है ए पैसेज टू इंग्लैंड। क्या है? ए पैसेज टू इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव लाल रुद्र कर्णिकाएं, जिनको आरबीसी हम बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन इनका जीवन काल होगा, 150 दिन होगा, 180 दिन होगा, या 200 दिन होगा? तो ध्यान रखिएगा आरबीसी का जो कार्यकाल है ये कितना होता है, ये 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, कितना? 120 दिन इनका कार्यकाल होता है। आप कमेंट में बताएंगे कि जो डब्ल्यूबीसी है इसका कार्यकाल कितना होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, एक बार कमेंट में आप बताइएगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों को शामिल नहीं है? मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करना, विदेशी मुद्रा नियमन का कार्य करना, सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना, या बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन इन ए इकोनॉमी दैट इज द नॉट इंक्लूडिंग इन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो कि हमारे आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता, या उसके आप कह सकते हैं क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा ये कार्य है आपका सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना। जो आपका गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, इसका कंट्रोल जो है ये हमारी संसद के अधिकार क्षेत्र का विषय है। किसका? जो हमारी संसद है उसके अधिकार क्षेत्र का ये विषय है, आरबीआई का ये विषय नहीं है। आरबीआई जो बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है, ये बैंकों को रेगुलेट करने के लिए जो है काम करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, ठीक है ना, जब वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है ना, जब वो कहाँ से, जब वो पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो इस प्रकार से अपना रास्ता बनाती है, और इसी प्रकार के रास्ते को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। यानी कि सर्प की आकृति आपको इसमें दिखाई देगी तो इसको विसर्प हम कहते हैं। ये क्या है? ये है मेंढर या विसर्प इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान रखेंगे जो काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? सॉरी, हाँ गुजरात राज्य में, ठीक है ना। कहाँ पर? गुजरात राज्य में ये स्थित है। कौन सा? काकरा पार ऊर्जा स्टेशन, पावर एटॉमिक स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आप सभी जानते हैं कि हमारी जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज़्यादा जो गैसेस पाई जाती है ये नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑर्गन, जिनोन, आपकी इस तरह की गैसें हैं, ओजोन भी आपको इसमें दिख जाएगी। तो जो वायुमंडल में ओजोन की परत होती है, एक ओजोन परत होती है
ये धीरे धीरे अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कमज़ोर हो रही है, इसमें छिद्र होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके छिद्र होने से या इसके कमज़ोर होने से जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें जिनको हम बोलते हैं, ये सीधे पृथ्वी पर आएंगी और ये क्या करेगी, ये जो मानव है, मानव की त्वचा में ये क्या करेगी, मानव की त्वचा में एक कैंसर रोग उत्पन्न कर सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये अवशोषण करती है किसका, जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। जो आपके वायुमंडल में सूर्य की किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इनका अवशोषण, इनको ऑब्जर्व करने का जो काम है ये किसका है, ये ओजोन परत का ही है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये थे आज के आपके स्टैटिक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एसएससी मेकर के द्वारा आपके यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज चलाए गए हैं। सीआरपीएफ के लिए आपका अभय बैच है, सीजीएल के लिए आपका आरंभ बैच है, एसएससी एमटीएस के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच यहाँ पर चलाया गया है, एसएससी सीएचएसएल के लिए के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है। सभी में क्लासेस में आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर मिलने वाली है, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशन की सुविधा आपको यहाँ पर दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आपको ध्यान रखना है, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आएंगी, जिसमें 40,000 वैकेंसी के आसपास आपके कांस्टेबल है, 3,000 कांस्टेबल के साथ आपके एसआई आएंगे, दिल्ली पुलिस वैकेंसी है। तो इन सभी को देखते हुए आपको ध्यान रखना है, आपका ये स्पेशल बैच है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से कराई गई हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, मात्र 399 रुपये में आपको यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, क्लास की टाइमिंग आपको ध्यान रखनी है। सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है गुलशन सर के द्वारा, 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास है जोगेंद्र सर के द्वारा, 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, ये भी जोगेंद्र सर के द्वारा ही होगी, 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, ये भी आपके निखिल सर के द्वारा होगी, 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी जो कि स्पेशल क्लास चलाई गई है सीआरपीएफ के लिए विकास सर के द्वारा। जो बच्चे सीआरपीएफ से जुड़े हुए हैं जरूर इसको देखिएगा। 6 बजे आपकी ये वाली क्लास, सुबह 6 बजे आपकी जो क्लास होती है ये जीके जीएस की, सुबह शाम 6 बजे जीके जीएस की स्पेशल यहाँ पर क्लासेस चलाई गई हैं। रात 8 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की यहाँ पर क्लास, स्पेशल क्लास चलती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, स्पेशल क्लास है मैथ्स और रीजनिंग की, बिल्कुल बेसिक से सर यहाँ पर चीज़ों को कराते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, आपका जो यहाँ पर एसएससी मेकर का ऐप आप डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की, जो कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है। यहाँ से ज्वाइन करने से आपको क्या, आपको यहाँ पर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लास जो भी हम डालते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। और क्लास का नोटिफिकेशन अगर आपको वहाँ से नहीं पहुँच पाता तो यहाँ से आपको मिलता रहेगा। ये एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, ठीक है ना। इससे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा। तो ये था आज का आपका क्लास, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। कोई आपको समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये आज का जो क्लास था ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिला, क्योंकि किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा। हम जल्द ही लाइव होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।